चैप्टर 3 द इमॉर्टल कॉइल। अध्याय की शुरुआत में एक बहुत रोचक बात लिखी है। धरती पर जीवों की बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। अलग अलग तरीके के जीव हैं, इतने अलग हैं कि एक जीव को आप दूसरे से समझ ही नहीं सकते हैं कि ये प्राणी जगत के समान जीव हैं। मतलब जैसे हाथी और चींटी मान लीजिए या ऑक्टोपस या शार्क और एक शार्क और एक गोरिल्ला, या धनिया का पत्ता और कौवा। इतनी विविधता पाई जाती है और ये सब जीवित हैं, ये सभी जीवों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर ये ऊपरी हाड़ मांस और हड्डी के पुतले को अगर हम एक बार को हटा दें, एक बार को इसके अंदर जाके देखें, तो बहुत बेसिक यूनिट, ग्रैनुलर जिसे कहते हैं, एटॉमिक लेवल पे ये सब जीन्स से बने हैं, GENE। और यही बात इस पर्टिकुलर इस चैप्टर 3 की खासियत है, जो कि जिस पे पूरा फोकस आरडी का यही है कि जीन क्या है, कैसे बनता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं जीन को। तो अगर हम इस पूरी प्रकृति की, धरती पर जो प्रकृति है, इसकी विविधता को देखें तो इस विविधता के अंदर पाएंगे कि ये सब जेनेटिक मटेरियल है और अलग अलग रूप अपने आप को दिखाए हुए हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, पता नहीं क्या क्या पाया जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे सब वही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, उस पर डिपेंड करता है। बेसिक यूनिट अंदर वही सही, लेकिन जब उसके कॉम्बिनेशन बदलते हैं तो एलिमेंट्स ही बदल जाते हैं। वही चीज़ कुछ बायोलॉजी में भी है कि जब जीन्स के कॉम्बिनेशन बदल जाएं तो फिर नए नए जीव आ जाते हैं। आरडी कहते हैं, रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि जीन्स ने हमें अपनी सर्वाइवल मशीन बना रखा है। मेन तर्क है रिचर्ड डॉकिंस का वो ये कि जीन्स ने हमें बनाया है। हम जीन्स की सर्वाइवल मशीन है। हम खाना इसलिए खाते हैं, हम सांस इसलिए लेते हैं, हम जीवन जीते ही इसलिए हैं ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे अंदर वो अपने आप को बचा सके, वो अपनी निरंतरता को बरकरार रख सके, फिर वो चाहे बैक्टीरिया हो या चाहे मनुष्य हो। जीन्स जो कि डीएनए के रूप में हमारे शरीर की संरचना करता है। आरडी रिचर्ड डॉकिंस चैप्टर 2 में एक रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं और उसी को याद करके यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल बहुत सिंपल मॉलिक्यूल थे, जो कि अपने आसपास के माहौल, आसपास से उपलब्ध सामग्री के वजह से अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते थे। लेकिन इस बीच कहीं कुछ ऐसा हुआ कि रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल को डीएनए और जीन्स ने पूरी तौर पे छीन लिया। मतलब उनका अस्तित्व खत्म कर दिया रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल्स का, और डीएनए अब एक बेसिक यूनिट बन के उभर आया जीवन की। ये कब हुआ, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। ये ऐसा था कि जैसे कोई पराजीवी या कोई परभक्षी दूसरे को भक्षण करता है, या फिर रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल ही अपने आप को इवॉल्व करके डीएनए और जेनेटिक मटेरियल में बदल लिए। इसके बारे में भी कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन संभावनाएं यही कहते हैं कि भाई रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल पूरी तौर पे खत्म हो गए और उसकी जगह जेनेटिक और डीएनए मॉलिक्यूल्स ने ले लिया। डीएनए क्या है? तो हमारे शरीर की संरचना में जो चीज़ जहाँ बनेगी, जैसे बनेगी, जितनी बनेगी, उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर रखी हुई है। मतलब इंसान या मानव में अगर पुरुष देखें तो 5 फीट 1 से लेकर 6 फीट 7 फीट तक जाते हैं। 5 से 7 फीट तक, एक 5'4" से आप ये मानिए कि 6.5 फीट तक इंसानी पुरुष, मानवीय पुरुष जो है होता है। ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से है, ये डीएनए के कारण है। डीएनए ही बताता है कि हमारे बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, हमारा मसल्स किस तरीके की होंगे, हमारे नाखून का शेप क्या होगा, ठीक है, हमारे दांत चढ़े होंगे, सीधे होंगे, जैसा भी आप मुझे जो देख रहे हैं ये मेरा डीएनए बता रहा है, मेरे अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो बता रहा है। तो डीएनए एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने अंदर ज्ञान भी रखे हुए है
और ज्ञान के साथ साथ उसे वो बनाना भी आता है, उस ज्ञान का इस्तेमाल भी आता है कि वो आप उस ज्ञान को इस्तेमाल करके शरीर की संरचना कर सके। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं जो कि लंबी लड़ियों जैसे मॉलिक्यूल होते हैं। जो डीएनए बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि लंबी लड़ियों जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे चेन होती है उस तरीके के। डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड की लड़ियां आपस, मतलब ऐसे समझिए कि एक रस्सी है और दो रस्सियां हैं, और उसको अगर आपस में जैसे बिजली के तार गुथे जाते हैं ऐसे ऐसे, अगर वैसा कुछ न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से दो लड़ियां आपस में गुथी हुई होती हैं और कॉइल की तरह बन जाती हैं फिर वो। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। बड़ी मुश्किल से और बड़ी रोचक कहानी है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे पता लगाया गया, लेकिन ये अब वो कहानी में नहीं जाएंगे, बहुत फेमस कहानी है, हर जगह मिलती है। लेकिन डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं और ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होते हैं। इसमें 4 तरीके के मॉलिक्यूल ATCG नाम दिया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम अलग होता है, लेकिन आसानी याद रखने में आसानी रहे तो उसके लिए ATCG नाम इसको दे दिया गया, 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल को। और इन्हीं का सीक्वेंस जैसे AACTCG, AATC, CCGG ऐसे करके सीक्वेंस होता है जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती चली जाती है। और यही दूसरी चेन में भी ऐसी सीक्वेंस होते हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर गुत्थी ऐसी जैसे चोटी गुथी जाती है, या बिजली के तार होते हैं, 2 अलग अलग तार पॉजिटिव नेगेटिव एक अंदर, वैसा गुथा हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड की चेन्स। दुनिया के हर जीव में पाए जाते हैं। जो जीव जिसे हम मानते हैं, अब हमारी समझ के परे अगर कोई जीव की संरचना होती है तो मैं नहीं जानता। रिचर्ड डॉकिंस भी सिर्फ जीव उसी को समझ रहे हैं जो कि पृथ्वी पे हमारे लिए, जिसको हम, अब पृथ्वी पे ही कोई ऐसा जीव हो जो कि डीएनए बेस से ना बना हो, वो पत्थर हो या कुछ और हो, चेतना उसमें भी हो, तो वो उसकी बात नहीं हो रही। जो जीव जिसे हम मानते हैं उस हर जीव में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ही होगा। इसी न्यूक्लियोटाइड में ATCG का जो सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस की इसकी लंबाई और इसका कॉम्बिनेशन जीवों में भिन्नता लाता है। मतलब मैं एक मानव हूं तो मेरा ATCG सीक्वेंस जो है वो थोड़ा अलग होगा। मेरे घर में बिल्लियां पली, उनका अलग होता है, बाहर पेड़ पौधे उनका अलग होता है, लेकिन है यही। इसी ATCG को अलग अलग फॉर्मेट में और लंबी कतारों में, कितनी लंबी कतार बना सकते हो उस कतार में, वही है जीव डीएनए, और कुछ नहीं। सबके अंदर बेसिक यही होता है। तो डीएनए शरीर के हर सेल में होता है, कुछ को छोड़कर। रिचर्ड डॉकिंस यहाँ पे एक उन्होंने उदाहरण दिया, एक एनालॉजी दी है, उपमा कह लेंगे, कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके हर कमरे में, अगर कमरे को सेल माने, कोशिका माने, तो हर कमरे में उस बिल्डिंग को बनाने का नक्शा मौजूद है, और वही डीएनए, ऐसा समझिए आप। हर सेल के अंदर मानव का, मेरी हर सेल में मेरे पूरा जेनेटिक मटेरियल है। मतलब मेरी जो संरचना हो रखी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हर सेल में है। चाहे वो ये मैं खाल काटूं या यहाँ से थूक ले लूं, या अंदर कोई खून का कतरा हो, या शायद पता नहीं खून में होता है डीएनए, होता यस, और कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसमें, लेकिन उसके अंदर अगर डीएनए सीक्वेंस देखेंगे मेरा, तो उसमें मेरी पूरी संरचना होगी। तो बोला हर सेल में मुझे बनाने की किताब मौजूद है। आगे इसमें ये कहते हैं रिचर्ड डॉकिंस की मानव का डीएनए किताब हो। हाँ, अब जैसे थोड़ा सा और उन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए अगर डीएनए किताब है तो उसकी 47 किताबों की पूरी वॉल्यूम जो है वो एक मानव को बनाने के लिए कारगर है, उतनी ज़रूरत पड़ती है। तो वो 47 किताबों जितना इंफॉर्मेशन मेरी हर सेल में मौजूद है। डीएनए के 2 प्रमुख काम होते हैं। एक, अपनी कॉपी बनाना, अपनी की कॉपी बनाते रहना। दूसरा, विभिन्न तरीके के प्रोटीन बनाना नहीं, उसके बनने को सुपरवाइज करना, कि कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल बन रहा है और वो कैसा बनेगा, कितना बनेगा, इसको सुपरवाइज करना। ये है डीएनए का मेन काम, 2 काम जो बताए गए हैं।
एक बात पर बहुत जोर देकर कही जा रही है यहाँ पे कि जो भी ज्ञान अपने जीवन काल, अब क्या होता है कि जैसे डीएनए जब बनता है तो हमारी सेल भी अपने आप को रेप्लिकेट करती है और सेल के रेप्लिकेशन से वही डीएनए कॉपी हो जाता है दोबारा। सो बेसिकली अगर हमारे खाल की सेल रेप्लिकेट हुई तो जो डीएनए है वो एग्जैक्टली वैसा ही वैसा कॉपी कर दिया जाएगा। खून की सेल रेप्लिकेट होगी, हड्डी की सेल रेप्लिकेट होगी तो वो वैसे ही डीएनए रेप्लिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अतड़ियाँ, मांसपेशियाँ, जो भी है। अब इसमें कि लेकिन रेप्लिकेशन, जैसे मैंने अगर कोई मैथमेटिक्स सीखी, मेरे दिमाग ने कोई चीज़ सीखी, वो रेप्लिकेट नहीं होती है। मतलब जो बेसिक कोशिका है वही रेप्लिकेट होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन में जो आपका ज्ञान है, एक्वायर्ड ज्ञान, वो ही रेप्लिकेट हो जाएगा। एक्सपीरियंस रेप्लिकेट नहीं होता है। तो इसीलिए जब कोई नया जीव पैदा होता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है, उसको फिर से सीखना पड़ता है सबको। इंसानी बच्चों को, हर बच्चे को अगर माँ बाप की पढ़ाई लिखाई अगर बच्चे में आ जाए तो सोचिए बच्चे को कितना काम आ जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे का डीएनए सिर्फ अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और नॉलेज इज नॉट पार्ट ऑफ योर डीएनए, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ठीक है ना। हाँ, अगर कोई हम तरीका निकाल लें जिससे डीएनए में ऐसे चेंज कर दें कि जो हमने नॉलेज गेन करी है वो हम अपने जो सेक्सुअल सेल्स होती हैं, स्पर्म और एग, उनमें पास ऑन कर सकें, तो यस, बच्चे जो पैदा होंगे वो आगे चल के उस नॉलेज के साथ ही पैदा होंगे जो उनके माँ बाप ने कभी सीखी थी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं होता है। जीन के बारे में आरडी समझाते हैं, रिचर्ड डॉकिंस समझाते हैं कि जीन के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। वह बस ऐसा है, ऐसा ही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई एक जीन किसी एक अंग को बना, ऐसा भी जैसे बहुत बड़ा सीक्वेंस है तो वो हाथ बनाएगा, नाखून बनाएगा, उंगली बनाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये जीन ये बनाएगा। एक मतलब किताबों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन किताब का एग्जाम्पल सही नहीं, क्योंकि किताब में जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, पन्ने, चैप्टर, ऐसा नहीं होता जीन। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने चाउमीन खाई है, नूडल्स खाए हैं, तो समझ लीजिए कि जो बोल के अंदर नूडल पड़ा है ना, उठा हुआ बिल्कुल, वो एक एक लड़ी जो है वो डीएनए है। और जब आप उसे निकालते हो तो उसके अंदर क्या क्या आता है कोई नहीं जानता। इसी तरीके से जो डीएनए है उसके अंदर, जो मेरी खाल के अंदर जो डीएनए जा रहा है उसको भी मालूम है कि हाथ कैसे बनाना है, लेकिन वो काम नहीं करेगा वहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए एक किताब की तरह काम नहीं करता है कि चैप्टर नंबर 1 में ये लिखा, चैप्टर नंबर 2 में, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस के अंदर से कुछ कुछ पोर्शन बताते हैं कि ये काम इससे होगा, और ऐसा नहीं कि वो एक ही पूरे सीक्वेंस, थोड़ा सा दूर कोई और डीएनए स्ट्रैंड होगा, वो मतलब सीक्वेंस होगा, वो भी बता सकता है कि ये क्या हो। जैसे आंख बनाते टाइम एक पैर यहाँ पे, एक पैर यहाँ पे दूरी, वो दोनों बताएंगे कि कैसे काम हो रहा है। तो इस तरीके की चीज है कि डीएनए कोई एक जीन, मतलब अच्छा अब यहाँ जीन पे आ जाते हैं कि जीन जो है, कोई एक जीन कोई नया काम नहीं करता। डीएनए के अंदर जीन होते हैं कई सारे, तो एक जीन जो है वो ये नहीं कह सकते कि यार जीन नंबर 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आईज, ऐसा नहीं है। कई सारे जीन मिलके ये काम करते हैं। जीन कई अंगों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक जीन हो सकता है आपके बाल, आंख, मुंह, दांत, ये सब बताने में के ऊपर हो, दूसरा वही जीन पैरों के शेप को भी डिसाइड कर रहा हो। और इसी तरीके से जो पूरा बॉल है जिसके अंदर सब भरे हुए हैं जीन्स, ये पूरा मिल के बताते हैं कि शरीर क्या है। तो किसी एक हिस्से से आप कुछ नहीं पता लगा सकते हो। यहां तक यह कहना भी उचित होगा कि जीन, तो इन्होंने इसको एक उपमा दे दी कि भाई इसको जीन क्यों बोलते हैं। फिर अगर ऐसा है, क्योंकि ये जीन को मान रहे हैं कि जीन इज अ थिंग विच इज यूनिट, लेकिन जब एक जीन कुछ नहीं कर सकता है और ये भी नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा, वो क्या करेगा, तो उसको जीन कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बोलते कि जीन कॉम्प्लेक्स जो है वो ये पर्टिकुलर जीन कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा, ये पर्टिकुलर जीन कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा। तो उसी को एक उदाहरण देते हैं कि जीन कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बोलते। वो कहते हैं आप एक कटोरे भर के भाई मैंने अभी जो नूडल वाला देखा, तो उसमें कौन से नूडल का धागा क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता है, ये मिल के होता है।
तो कौन सा जीन सीक्वेंस कहाँ पे असर डालेगा ये पता लगाना मानवों के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर क्रोमोसोम, बेसिकली जीन क्रोमोसोम ऐसा एक्स बनाते हैं। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक लड़ी ऐसी, एक लड़ी ऐसी, एक लड़ी एक ऐसी, और जो कि 23 के जोड़ में पाए जाते हैं। और मानव शरीर में लगभग सभी सेल्स में पाए जाते हैं ये क्रोमोसोम। अब इनसे 23 हमें अपनी माँ से और 23 अपने पिता से मिलते हैं। इसमें क्या विभाजन का तरीका है यह मुझे समझ में नहीं आया क्वाइट फ्रैंकली। आरडी ने भी बहुत समझाया, लेकिन यार पतली सी किताब में कौन सा क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होगा, डॉक्टर लोग इसकी पढ़ाई करते हैं 5 साल तक शुरुआत में। 2 पैराग्राफ में इन्होंने समझाया, मुझे तो भेजे में नहीं घुसा। फिर भी इसके विभाजन का तरीका इन्होंने बताया, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं समझ में आया। जिसको लगता है वो अपनी किताब पढ़ ले, 3-4 लाइनें एक पैराग्राफ में है, लेकिन उससे बहुत से सवाल ज़्यादा खड़े हो जाते हैं रादर देन कि आपके मन में पूरा आ जाए कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर डिवीजन नहीं भी पता चल रहा है तो क्या बात है। ये अवश्य बताते हैं कि कभी कभार एक ही काम करने के लिए 2-3, तो कुछ चीज़ मुझे समझ में आई इसमें कि जैसे जब माँ और पिता के जीन्स मिल रहे होते हैं तो बेसिकली ऑल्टरनेट जीन लिए जाते हैं, मतलब ऊपर का और नीचे का। ऊपर के 2 माँ से आएंगे और नीचे के 2 पापा से आ जाएंगे क्रोमोसोम में। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार एक ही काम करने के लिए दो जीन्स मिल जाते हैं। मतलब माँ के भी आंखों का कौन सा कलर होगा ये माँ से भी जीन बता रहा है और बाप से भी बता रहा है। बाप वाला ब्लू कलर बता रहा है और माँ वाला ब्लैक कलर बता रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि इस केस में फिर एक जीन डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, और एक जीन रिसेसिव हो जाता है। मतलब वो झुक जाएगा कि चलो तुम ही कर लो, तुम ही बता लो। तो उस केस में जो डोमिनेंट जीन है वो उसके गुण आने लगेंगे। मतलब अगर हाइट वाले जीन आपको माँ से मिले हैं और अधिकतर हाइट माँ की तरफ से मिलती है तो बाप के वाले छुप जाएंगे। अगर हाइट के जीन बाप से आ भी रहे हैं तो डोमिनेंट जीन माँ के हो जाएंगे। तो माँ वाले जीन, अगर माँ की फैमिली में लोग बहुत लंबी ऊंचाई, लंबे चौड़े हैं तो फिर आपका भी हाइट उस तरफ जाने लगेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन की बात बताई है। तो जब ये होता है तो इसमें आप जान लीजिए अपने शरीर में, जब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, ये मुझे ये काला रंग यहाँ से मिला, मेरे बाल ऐसे हैं, तो किसका जीन डोमिनेंट हुआ, किसका जो है रिसेसिव मिल रहा है। एक आइडिया मुझे यहाँ पे ये आया कि अगर एक ऐसा कॉमिक हीरो हो जो कि जेनेटिक अपना चेंज कर ले एट विल, तो कितना बढ़िया होगा उसकी सुपर हीरो की शक्ति। कि वो अपने हिसाब से जब चाहे, उसने कहा कि यार मुझे अचानक से ज़रूरत है, तो उसने अपने नाखून बिल्लियों जैसे कर लिए विद इन मिनट्स और सेकेंड्स और मे बी आवर्स, और तुरंत वो बिल्कुल खच मारने लग गया ऐसे। वैसे तो सोचा जाए तो बहुत से, जैसे मान लीजिए कि किसी को कुछ पसंद है तो वो किसी और जानवर से ले लिया, अगर समझने पे आए तो मतलब अगर ऐसी कोई शक्ति मिल जाए कि आप अपने जेनेटिक मटेरियल को ऐसे एट विल सोचे और बदल दिए तो मजे ही मजा। लेकिन चलिए उसकी बात तो क्या ही करनी, बट ऐसा हो सकता है भाई। आजकल तो हम लोग तो बड़ा वैसे मानते हैं कि लोग योग से बहुत कुछ कर लेते। क्या पता भाई ऐसे योग करने से इस तरीके से शक्तियां मिल जाती हों कि बिल चीज़ें बदलनी आपने। लेकिन अगर हम तो नहीं कर सकते, क्या पता भाई आने वाले समय में लोग ऐसा कर पाए, वापस आते हैं। तो मैंने सोचा था कि कॉमिक हीरो वाला आइडिया था। तो वैसे तो एक जीव के जीन उसके अपने शरीर में बंद रहते हैं, लेकिन एक तरह के जीव के साथ मिलकर जीन पूल बनाते हैं। तो अब ये लाइन बड़ी अलग सी है। इसका मतलब ये है कि वैसे तो मेरे सारे जीन मेरे सेल्स के अंदर बंद हैं, तो वो अपने में आइसोलेटेड है। उससे मेरा पत्नी, मेरे बच्चे या मेरे माता पिता, उससे कोई लेना नहीं, वो अपने जीन अलग लेके घूम रहे हैं। लेकिन इससे एक जीन पूल तैयार होता है। मतलब ये जो 120 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, ये एक जीन पूल का हिस्सा है। और इस जीन पूल में जो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, ये जो हम लोग बच्चे प्रजनन करके बच्चे बनाते हैं, इससे एक्सचेंज होता है। और इसी तरीके से ये जो इतना बड़ा जीन पूल है, इसकी वजह से हमें नए जीन मिलते हैं, नए तरीके के म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। इस लाइन का मतलब ये है
कि ऑल्दो हमारा जीन मतलब खास तौर से जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जो जीव, जैसे इंसान, तो सारे मैमल्स वैसे ही हैं, कीड़े भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, मतलब तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं तो उनका जीन ऑल्दो अपने में बंद रहते हैं, लेकिन वो एक बड़े जीन पूल का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो उससे उनके जीन पूल में नए जीन, नए म्यूटेशन आते हैं, और उससे जो है जो 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 बुराइयां हैं वो पीछे हट जाती हैं और अच्छाइयां ऊपर आने लगती हैं। ठीक है ना। तो ये एक लाइन इसलिए थी। अब बिल्कुल टॉपिक से थोड़ा सा बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, हेडिंग वाइज करेंगे, माइटोसिस एंड मायोसिस। माइटोसिस, जब एक सेल विभाजित होकर 2 सेल बनाती है तो उसे माइटोसिस कहते हैं। और जब एक स्पर्म और एक एग, शुक्राणु और क्या जीवाणु, हमें तो हिंदी वाला मालूम नहीं, तो अगर मेल के स्पर्म और फीमेल के एग्स जब मिल के एक सेल बनाते हैं तो उसे मायोसिस कहते हैं। अब स्पर्म सेल नर के टेस्टिकल्स में बनते हैं और इनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये स्पेशल सेल होती है कि इनमें 23 ही क्रोमोसोम होते हैं, और ये बनते किसी एक साधारण सेल की माइटोसिस से ही है। फिर इसी तरीके से, कुछ इसी तरीके से फीमेल की बॉडी में एग्स भी बनते हैं 23 क्रोमोसोम के साथ। एक खास बात यह है कि स्पर्म लगभग सारे यूनिक होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंट जरूर होगा। मतलब अगर मिलियन स्पर्म है तो उनके कॉम्बिनेशन में मिलियन अंतर होते हैं, एक जैसे नहीं होंगे वो। यही हाल इन फीमेल के एग्स सेल्स का भी होता है। होता क्या है कि सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कॉम्बिनेशन तो उतना ही रहेगा, जीन सीक्वेंस तो जीन जितना बड़ा है उतना रहेगा हमारा, क्योंकि अगर वही चेंज हो गया तो फिर हम ही नहीं रहेंगे। लेकिन उसी लंबाई में जो आगे पीछे हो जाता है ना, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ATCG और ऊपर XY, बेसिकली XY ऐसे XY चेन है, तो इसके अंदर जो है ऊपर वाले ऊपर नीचे के अंदर जो ATCG है, इसका कॉम्बिनेशन, इसका सीक्वेंस बदलता है, इसी वजह से ये यूनिक हो जाते हैं। फिर कुछ देर तक RD, अब ये कुछ देर तक हमें चैप्टर 3 में 2-3 पैराग्राफ तक RD क्रोमोसोम के विभाजन को समझाते हैं, कैसे कितना हिस्सा माँ और पिता से क्रोमोसोम में मिलता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में एक, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में एक प्रोटीन को बनाने की जानकारी का थोड़ा सा ये बताते हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया क्रोमोसोम के अंदर, जो न्यूक्लियोटाइड का जो चेन है उसके अंदर जो ATCG है, इसमें मार्कर्स होते हैं कि कोई प्रोटीन बनाने की शुरुआत, जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसका जो पूरा सीक्वेंस होगा उसके मार्कर्स के एंड होंगे, एक स्टार्ट होगा एक एंड पॉइंट होगा। तो ये बताएगा टू मेक अ हीमोग्लोबिन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दिस, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एंड तक ये एक हीमोग्लोबिन बनाने की है। ऐसे अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए, बेसिकली प्रोटीन बनाता है DNA, प्रोटीन को सुपरविजन करता है, तो कौन सा प्रोटीन बनाना है तो इसके लिए स्टार्टर्स होते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। भाई कहीं ना कहीं तो होगा ही ना कि भाई पता चलने के लिए कि यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्होंने थोड़ी देर तक समझाई है। एक स्टार्ट और क्लोजिंग यूनिट होता है, इस यूनिट को सिस्ट्रॉन बोलते हैं, जो स्टार्ट और एंड को उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ये पूरा ATCG सीक्वेंस जो होता है उसके अंदर जो ये स्टार्ट और एंड की सीक्वेंस यूनिट होती है उसे सिस्ट्रॉन बोला जाता है। माँ या पिता से मायोसिस के दौरान सिस्ट्रॉन चेन में मैचिंग पैटर्न माँ या पिता से मिलते हैं। तो अब वो जो चेन है हीमोग्लोबिन का, जो ATCG सीक्वेंस है, तो ऐसे ये सीक्वेंस अगर गलत बनेगा तो पूरा ही बेकार हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ही नहीं सही बनेगा। तो ये सीक्वेंस मिक्सचर से लिया जाता है, मतलब अगर जो उसके बीच के एक खंड माँ से लिया जाएगा और कुछ पिता से लिया जाएगा, हो सकता है पूरा ही माँ से ले लिया जाए। तो जब पूरा माँ से ले लेंगे तो क्या होगा, जो जैसा बिहेवियर माँ का खून कर रहा है, अगर उसमें कोई अच्छी बात है तो वो अच्छा ही आ जाएगा, अगर उसमें कोई बुराई है तो वो आ जाएगी। नहीं तो अगर मिक्स करके चॉप करके थोड़ा सा उनसे लिया थोड़ा इनसे लिया, लेकिन वो सीक्वेंस प्रॉपर बनना चाहिए हमेशा, मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो सही आना चाहिए। भले ही उस कॉम्बिनेशन में जो ATCG है वो कहीं थोड़े माँ से ले गए थोड़े पिता से, तो उसमें मिक्सचर अब बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज फिर दोनों के मिश्रित हो जाएंगी कि भाई जो मेरे अंदर खून है हो सकता है मेरे पिताजी से और मेरी माँ से मिला जुला के कुछ हो। तो इसमें कुछ अच्छा भी हो जाता है कभी बार और कुछ बुरा भी हो जाता है, अधिकतर अच्छा ही होता है।
क्योंकि बुराई पीछे हट जाती है और जो अच्छी चीज़ है, जो कि अच्छे से मतलब जो कि मेरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को जिंदा रहने में मदद करेगी, वो चीज़ें आएंगी ज़्यादा इस तरीके के जब मिश्रण होता है तब। तो फिर आखिर जीन क्यों कहते हैं? तो फिर मतलब अच्छा, फिर इसमें ये आ जाता है कि फिर जीन क्यों बोला जा रहा है? एक तरफ जीन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक जीन कुछ नहीं करता है, एक कॉम्प्लेक्स मिलकर करता है। उसके बाद हमें ये पता चला कि इसके अंदर भी जीन से भी ज्यादा जरूरी है सिस्ट्रॉन, जो ये बताता है कि यहां से यहां तक की इंफॉर्मेशन इस प्रोटीन को बनाने के लिए आवश्यक है। तो आखिर जीन क्यों कहते हैं? तो इस महत्व को ज्यादा बड़ा सवाल है कि जीन का मतलब क्या है। इसके जानकारी से ज्यादा बड़ा सवाल है कि इस जीन का मतलब क्या होता है। तो ऑफिशियली तो साइंटिस्टों की बहुत सारी डेफिनेशन है और कोई भी एग्रीड डेफिनेशन नहीं है कि भैया ये है इसका मतलब। लेकिन जीसी विलियम्स के अनुसार, कोई साइंटिस्ट होंगे बायोलॉजिस्ट, इनके अनुसार अ जीन इज डिफाइंड एज एनी पोर्शन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल दैट पोटेंशियली लास्ट्स फॉर इनफ जनरेशंस टू सर्व एज अ यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्रोमोसोम का वो भाग, उतना सीक्वेंस जो कि जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन हो रहा है, वही जीन है। आप किसी क्रोमोसोम को देख के ये नहीं कह सकते कि ये इतना जीन है ना, हो है क्या कि जितना पास ऑन हो रहा है सक्सेसफुली, वो जीन है। इसीलिए सिस्ट्रॉन बेसिक यूनिट नहीं है, इसीलिए जीन कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इसीलिए जीन इज समथिंग कि इतना हिस्सा पास ऑन हो रहा है। अब इसमें जीन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एक सिंगल जीन क्रोमोसोम हो सकता है, एक सिस्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जीन वो जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि कितनी लंबी जेनेटिक यूनिट जनरेशन में सर्वाइव करेगी, मतलब कितना लंबा जीन सर्वाइव करेगा। भाई इसका कुछ तय नहीं है कि इतना तय है कि जेनेटिक यूनिट के बनने और फिर बनने और हर पीढ़ी के साथ बनते रहने से जीवन चलता है। मतलब ये नहीं तय है कि इतनी, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना सीक्वेंस सर्वाइव करता, कितना भी हो सकता है। इतना पक्का है कि जब यही यूनिट बार बार घूमती है, बार बार अपने आप की कॉपी परफेक्टली बनाती है, तब ये जान लीजिए कि जीवन चक्र चलता है। इसमें कभी अब इसी के जब नई यही सीक्वेंस जो जीन है वो जब नया बनता है तो इसमें म्यूटेशन आ जाते हैं। मतलब कॉपी में म्यूटेशन की मतलब कि कोई एक अक्षर बदल गया। अब आप कहेंगे एटीसीजी में कुछ बदल जाएगा तो गड़बड़ होगा, हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं इसे। कॉपी बनी लेकिन एटीसीजी में सी की जगह कुछ और हो गया। अब ये अच्छा भी म्यूटेशन हो सकता है, इसमें कभी पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है जिससे जीन पूरी तरह कॉपी नहीं हो पाता, जैसे कि किताब की कॉपी में कोई मिसप्रिंट हो ऐसा। इसमें कभी इन्वर्स म्यूटेशन हो जाता है, जैसे कोई शब्द उल्टा लिख दिया जाए, ठीक है। इस तरह म्यूटेशन से फायदे और नुकसान। अब इससे क्या होता है कि इन्वर्स और पॉइंट इस तरीके की म्यूटेशन से फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। या तो ये सफल होगा या असफल। असफलता अक्सर जीन की समाप्ति है। अगर म्यूटेशन असफल की तरफ जा रहा है तो जीन कॉपी नहीं बनेगी, मतलब वो जीव वहीं मर जाएगा, उसकी सर्वाइवल मशीन इतनी जिंदा ही नहीं रहेगी कि वो आगे उसकी कॉपी बना सके। यदि म्यूटेशन सफल हो गया तो कुछ नया देखने को मिलता है। मतलब जिराफ, मतलब एक पैरों पे चलने वाला जानवर सैकड़ों पीढ़ियों तक म्यूटेट होते होते व्हेल बन सकता है। लेकिन ये शुरुआत किसी एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से हुई होगी या इन्वर्स म्यूटेशन से कि वो वापस वहां जाने लग गया। काफी लंबा हो गया यार, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है, क्या बोलूं, मतलब इतना मुझे टाइम लगा इसको लिखने में, इसको समझने में। चलो आप बता रहा हूं तो अच्छे से बताऊं, कभी खुद भी देखूंगा तो कुछ अच्छा याद रहेगा। सफल और असफल, तो म्यूटेशन सफल भी बना सकते हैं जीन को, असफल भी कर सकते हैं। यही म्यूटेशन एक विचित्र फिनोमिनन लाते हैं और उसे कहते हैं मिमिक्री। तो मिमिक्री क्या है? जिसमें अलग अलग जीव एक जैसे दिखते हैं, मतलब दो ऐसे जीव जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है वो भी एक जैसे दिखने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीन जब खुद को रेप्लिकेट करता है तो जीवन चक्र चलता है,
जीन का रेप्लिकेशन हमेशा सुदृढ़ होता है, मतलब जैसा वो पहले था वैसा ही बाद में रहता है। कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता कभी भी। कॉम्बिनेशन बदल जाने के कारण कुछ बदलाव जीव में दिख सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन जीन में लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि उसका कोई हिस्सा बड़ा बना ही नहीं, लेकिन जहां पे कुछ बनना चाहिए था वहां कुछ और हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कुछ बदलाव दिख सकते हैं। जीन की यह खासियत है कि वह अमर है और वह अपनी कॉपी बनाकर अमर रहता है। तो पॉइंट म्यूटेशन और इन्वर्स म्यूटेशन बेसिकली ये है कि जब आपका सीक्वेंस बन रहा है तो उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया, कुछ उल्टा लिख गया, तो उससे कुछ चेंज आ सकते हैं, लेकिन अधूरा नहीं होगा कभी भी। अधूरा होगा तो मर जाएगा, क्योंकि अधूरा जीन तो अल्टीमेटली जीन का काम ये है, वो चाहता ये है कि, अब मैं चाहना बोलना उससे गलत होगा, लेकिन वो उसका स्वभाव ये है कि वो अपनी कॉपी बनाए। कॉपी बनाने में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन लेटर उतने ही होंगे दोस्त, और अगर लेटर गड़बड़ाए तो एक नए जीव की शुरुआत होती है। सीधी बात है, जब लेटर गड़बड़ाते हैं, घटते बढ़ते हैं, तो एक नया जीव बन जाता है। कभी ना कभी मानव, चिंपैंजी और गोरिल्लाज इसी तरीके से डिवाइड होके कुछ लेटर कम घटे बढ़े और हम बिल्कुल रास्ते ही बदल गया। आज मैं ऐसा दिखता हूँ, चिंपैंजी के बगल में बैठा दो तो लगेगा हाथ पैर तो सेम है, लेकिन ये एक जानवर नहीं है। तो ये है। अब इसमें जीन नहीं चाह रहा कि वो सही, उसका तो काम है कॉपी बनाना, वो ये नहीं चाहता अच्छी बनेगी बुरी बनेगी, वो बस कॉपी बना लेता है और उसी से जीवन चक्र चल रहा है। जीन की एक खासियत है कि वह अमर है, वह अपनी कॉपी बनाकर अमर रहता है। इसी तरीके से अमरता पाई जाती है। जीन ने खोज लिया है कि अमर कैसे रहना है, अपनी कॉपी बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो और बस। अब बात आती है कि कैसा जीन प्रबल दावेदार है अमर होने के लिए। यह निर्भर करेगा कि वह सक्षम है, वह कितना सक्षम है अपनी सर्वाइवल मशीन को बचाने में। मैं अपने जीन्स की सर्वाइवल मशीन हूं, मेरे पिता उनके जीन्स की सर्वाइवल मशीन थे। आप अगर जो इसे देख रहे हैं, ये अपने जीन्स की सर्वाइवल मशीन है। किस हद तक मैं एज ए मशीन अपने जीन को बचा पाता हूं, इस पे डिपेंड करेगा कि क्या मेरा जीन अमर रहेगा या नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर मैं अपने आप को, मैं बिना कोई औलाद बनाए समाप्त हो जाऊं, तो मेरे जीन वहीं बंद हो जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो मेरे स्पेसिफिक है, जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत छोटा सा चेंज आया होगा, मेरे माता पिता के जीन चलते रहेंगे, क्योंकि मेरी बहनें भी हैं और भी लोग हैं। ठीक है, मैं अपने मेरे शरीर में 99.9% सब बाहर से आया, पहले पूर्वजों का है। 0.1000001% में कहीं मेरा हिस्सा है, वो समाप्त हो जाएगा। मेरे खुद के जो मेरे म्यूटेशन है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो पीछे चले आ रहे चलेंगे, क्योंकि वो मेरे दूसरे भाई बहन उनके जरिए होंगे, चाचा भतीजे, मेरे बाबा के जीन्स मेरे ताऊ जी उनके बच्चों में, और मेरे बाबा परबाबा के जीन्स उनके और भाई भतीजों में, ऐसे चल रहा है, सबका चल रहा है। लेकिन जो मेरे हैं वो वहीं बंद हो जाएंगे। तो जीन वही अच्छा जो अपनी सर्वाइवल मशीन को बचा सके। एक जीन जो एक जीव को बहुत सफल बनाता है, वही दूसरे जीव को असफल कर देता है। तो इसका लाइन का मतलब ये है कि जैसे जिराफ जैसे जीन, ये जीन जिस जीन कॉम्प्लेक्स की वजह से लंबा ऊंचाई पाता है, अगर वही जीन कॉम्प्लेक्स लंबे पैर चूहे को दे दे तो वो तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। अगर जो जीन कॉम्प्लेक्स बिल्ली को मिला है, अगर वही जीन कॉम्प्लेक्स मछली को मिल जाए अचानक से, तो मछली तो किसी काम की नहीं रहेगी, है नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जीन मिल के अपने सर्वाइवल मशीन को किस हद तक चला पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो अमर रहेंगे या नहीं। जीवों में हर नई पीढ़ी के साथ कुछ नए म्यूटेशन हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि चूहे को किसी पीढ़ी में, ऐसा नहीं है। जब भी जीन डिवाइड होता है म्यूटेशन आए होंगे, चूहे को भी लंबे पैर मिले होंगे, लेकिन वो म्यूटेशन सर्वाइवल मशीन को बचाने में सक्षम नहीं रहे, इसलिए वो आज चूहे हमें छोटे से दिखते हैं। लेकिन हो सकता है 1 लाख साल दो और चूहे हाथी जैसे हो जाएं, कोई म्यूटेशन हो और सरवाइव करने में वो सफलता हो, पर्यावरण के अंदर वो जीवित रह पाए, बढ़ने लगेंगे। हाथी बहुत बड़ा जानवर आज है, एक जमाने में इस डेस्क से छोटा हुआ करता था जिसमें बैठो, मेरी हाइट मेरी कमर से ऊंचा नहीं होगा हाथी, शुरुआत वहां से हुई थी। जो जीव डायनासोर थे वो मुर्गा बन गए, क्यों? धीरे 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 जो जिस चीज को फेवर मिल रहा है नेचुरल सिलेक्शन में, वो जीन म्यूटेशन चलता है, वरना नहीं। तो
चूहे को किसी पीढ़ी में लंबे पैर मिले होंगे, किंतु यह म्यूटेशन अपने रेप्लिकेशन में सफल नहीं होंगे। तो जो जीन म्यूटेशन रेप्लिकेशन में सफल हो गया वही हमारा भैया। इससे एक और बात सिद्ध होती है कि एक जीन या जीन कॉम्प्लेक्स सिर्फ स्वयं के बल पर सफलतापूर्वक रेप्लिकेट नहीं होता है। मतलब ये कि मेरे पास एक जीन है जो कि बहुत अच्छा है, जैसे कि मेरे नाखून बड़े हैं, लेकिन मेरे पैरों के, मेरे बालों के, मेरे शरीर के, मेरे हार्ट के वो जीन सपोर्ट नहीं दे रहे। तो नाखून बड़े हो ना, क्या मैं निपट जाऊंगा बिना कोई प्रजनन किए हुए, बिना अपनी जीन को आगे बढ़ाए हुए। तो जो सर्वाइवल मशीन है, इसमें जो पूरा डीएनए है, जो पूरा कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कॉम्प्लेक्स है हमारा स्ट्रक्चर, वो मिल के सर्वाइव करने पे वो पूरा धक्का लगाए कि राजकिरण सिंह जिंदा रहो और नए बच्चे बनाओ, प्रीति सिंह आप जीवित रहो और नया एक बनाओ, तब जाके आपके जीन आगे बढ़ेंगे। यही चीज मेरे पिताजी, प्रीति सिंह के पिताजी, मेरे बाबा, उनके बाबा, ऐसे करते करते कितने सारे जनरेशन ने सिर्फ यही की भाई, उनके जीन्स ने कहा कि ऐसा है, खुद तो खाओ पियो अच्छे से, पहले उस एज तक पहुंच जाओ जहां पे तुम एक दूसरे व्यक्ति के साथ प्रजनन करके नया बना सको, ताकि मैं जीवित रह सकूं, एज ए जीन मैं अपने आप को बढ़ा सकूं। तो जीन कॉम्प्लेक्स सिर्फ स्वयं के बल पर सफलतापूर्वक रेप्लिकेट नहीं होता, उसे और अनुकूल जीन चाहिए। मतलब मेरे शरीर के सारे जीन इतना अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि मेरी हाइट, वेट, मेरे पैर ऐसे हैं कि मैं दौड़ पा रहा हूं, मेरे हाथ ऐसे हैं कि जो ताकत लगा पा रहे हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स मिल के इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे कि मैं एज ए मशीन, एज ए सर्वाइवल मशीन अपने जीन को प्रिजर्व कर पा रहा हूं। इस सिद्धांत को और विश्लेषित करें तो पता चलता है कि नेचुरल सिलेक्शन की इस दौड़ में जीन तो स्वयं के लिए कार्यरत हैं, साथ ही पूरे कई सारे जीन भी एक दिशा, मतलब एक जीन जहां वो उसे स्वार्थी, जिसे सेल्फिशनेस है कि भाई मैं जिंदा रहूं, तो वहीं जो सारे उसके भाई बहन है, जो मेरा पूरा जेनेटिक कॉम्प्लेक्स है, वो भी स्वार्थी है अपने में कि नहीं सब मिलके हम लोग जिंदा रहें। सिमिलरली और दूसरे के भी नहीं, सब मिलके हम जिंदा रहें, ठीक है ना। तो जीन तो स्वयं के लिए जीन तो स्वयं के लिए कार्यरत है, साथ ही पूरे शरीर के सारे जीन एक दिशा में कार्यरत हैं ताकि वह रेप्लिकेट कर सकें। और इस दौड़ में जो जीन सीक्वेंस अपने रेप्लिकेशन में सफल है वही अमर है। तो इस दौड़ में जो जीन सीक्वेंस, जो पूरा डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करने में सफल है वही अमर है। मैं अमर कैसे हूं? मेरे संतान के जरिए। मेरे पिताजी अमर कैसे हैं? वो मेरे जरिए, मेरे भाई बहनों के जरिए, फिर उनके बच्चों के जरिए अमर है। इस तरीके से अमरता मिली है उनको। सीधी बात, पूरा जीन सीक्वेंस मिल के जितनी सफल सर्वाइवल मशीन बनाने में सक्षम है वही रेप्लिकेट करेगा। जिस जीन के कारण उसकी मशीन मर सकती है उसे कहते हैं लीथल जीन। अब मान लीजिए कुछ बच्चे पैदा होते हैं बहुत दिल में छेद लेके, कुछ हो गया, नहीं बन पाया, हार्ट नहीं बन पाया, जेनेटिक मटेरियल दूषित है, वो आगे रेप्लिकेट नहीं करेंगे, वो जीन वहीं पे खत्म हो जाएगा। यूं तो लीथल जीन नई सर्वाइवल मशीन बनाने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा हो कि भाई 2 महीने जिंदा रहा, 3 महीने जिंदा रहा बस, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि जीन का घातक होना एक उम्र के बाद होता हो। मतलब कि कोई ऐसे जीन है जो 60 साल के बाद घातक हो, उससे पहले तो चलता रहेगा सब सही। तो क्या होता है कि वो तो रेप्लिकेट कर जाएगा जीन, क्योंकि वही जीन अपने बच्चों में भी जाएगा आपके, लेकिन वो 60 साल के बाद आपको मृत्यु कर देगा आपकी, किसी भी वजह से हो सकती है, हार्ट अटैक करवा देगा, कोई एक चीज करवा दे, लेकिन वो रेप्लिकेट कर गया, उसने अपने बच्चे बना लिए, तो वो जिंदा तो है ही, अमर तो है ही वो। अब यहाँ पे एक बड़ा ही विचित्र सा रिचर्ड डॉकिंस एक कहते हैं, पता नहीं इन्होंने क्यों डाला ये सीक्वेंस, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ये कहते हैं कि अगर मनुष्य को अमरता पानी है, ऑन एन एवरेज अगर इंसानी जीवन 200, 300, 400, 500 साल का हो, तो हमें और कुछ नहीं करना है, हमें बस उन्हीं लोगों का प्रजनन कराना है जो कि 60 और 70 पार कर चुके हैं, और वही लोग बच्चे पैदा करें। तो उससे क्या होगा कि जो ऐसे जीन हैं जो कि खराब चीजें लाते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। संभावना ये बढ़ जाएगी कि इनके बच्चे तो बाय डिफॉल्ट 70 जिएंगे। ऐसे करते करते अगर हम लोग 1000 जनरेशन करें जिसमें धीरे धीरे करके उन्हीं के प्रजनन कराया जाए जो ज्यादा जिंदा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मे बी 10,000 20,000 जनरेशन में हमारी लाइफ स्पैन 1000 साल की हो जाए। ऐसा है, लेकिन ऐसा करेगा कौन भाई? ये तो एक विचित्र से एक्सपेरिमेंट है कि 10,000 साल तक सिर्फ उन्हीं का
उन्हीं का प्रजनन कराया गया जो एक उम्र को क्रॉस कर गए। तो अगर पहले से 70 साल वाले, फिर 80 साल वाले, फिर 90 साल वाले, तो इस तरीके का जेनेटिक सिलेक्शन करते चले जाओ कि भैया आखिरी तय आके जो है 1000 साल की जिंदगी होगी। एनीवेज फैंटेसी है, सोचने में क्या जाता है। यदि जीन को स्वयं को रेप्लिकेट करना ही उद्देश्य है तो फिर सेक्स की आवश्यकता क्या। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आखिर ये सब इसी चैप्टर का हिस्सा है कि आखिर फिर रेप्लिकेशन तो कॉपी बना के भी हो सकता है। अब मैं अपने वो करूँ एक ऐसे फाड़ के दूसरा राजकिरण सिंह बना दूं जो कि कई सारे जीव करते हैं, तो फिर सेक्स की क्या जरूरत। क्यों सेक्स बनाया गया, सेक्स का क्या रीजन है, क्योंकि रेप्लिकेशन तो कैसे भी पॉसिबल है। उसके लिए एक दूसरा ही व्यक्ति ढूंढ के उसके साथ सेक्स करके फिर एक जीवन बनाने की क्या आवश्यकता, ताकि उसे पालो आप, वो बने। अब मैं 70 साल का या 50 साल का या 40 साल का हूं, मैं एक कॉपी बना दूं और उसके अंदर मेरी सारी नॉलेज हो, मेरा शरीर हो, सब हो, वो तो ज्यादा आसान नहीं, मुझे उसे पालना भी नहीं पड़ेगा, वो तो क्लोन होगा मेरा एकदम। लेकिन नहीं, सेक्स बना। तो ये कहते हैं कि फिर मानव और अन्य जीव क्यों जीन बचाने के लिए सेक्स पर निर्भर है। इस पर रिचर्ड डॉकिंस कुछ खास कहते नहीं, ये क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं। बस इतना सत्य है कि वो है और मजेदार भी है। मे भी यही उसका कारण हो, किंतु यह जीन को बचाने के लिए इतना आवश्यक है। एक और बड़ा विरोधाभास है कि जो कि आरडी अध्याय के अंत में लिखते हैं कि हमारे डीएनए जो शरीर के विभिन्न प्रोटीन बनाने में काम करता है, उसका बहुत सारा हिस्सा प्रोटीन नहीं बनाता। मतलब ये एक वाकई में अच्छी बात है कि 90% जीन हमारे प्रोटीन डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, वो है बस। इट्स लाइक कि बस की सवारी कर रहे हैं वो बस मानो कि वो सवारी, मतलब वो कुछ कर नहीं रहे। मतलब किसी और जीव ने हमारे में अपना प्रोटीन गुजेड़ा, कहा भैया हम तो ऐसे जीवित रहेंगे, अब ये बनाए अपना, हम बस इन्हीं के साथ रेप्लिकेट होते चलेंगे। मैं भी उनका ऐसा नहीं कहता उनको, वो हमें सर्वाइव, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर नुकसान पहुंचा रहे होते तो हम नहीं, जिंदा ही नहीं रहते। वो या तो कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ इतना इंपॉर्टेंट कर रहे हैं जिसकी आज हमें वैल्यू नहीं समझ में आती। हो सकता है वो जीन बिल्कुल शुरुआत में किसी एक जीवाश्म से दूसरे जीन से लड़के जिंदा रहा हो और उस समय उसकी आवश्यकता हो। अगर उस समय वो हार गया होता तो हम ना होते, मानव ना होते, दूसरे जानवर ना होते, मैमल्स ही ना होते। हो सकता है उस समय वो लड़ा, उसकी वजह से आज विविधताएं आई। तो उसका हक बनता है कि वो हर जनरेशन के साथ आगे पास ऑन हो। आज अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जरूरत थी तब वो था, इसीलिए वो पास ऑन हो रहा है। असल जीवन खेत खलिहान। अब एक बड़ी फिलोसफिकल बात चैप्टर के एंड आ गया बिल्कुल। तो फिलोसफिकल बात चैप्टर के एंड में ये कहते हैं कि असल जीवन खेत खलिहान जिसको मानते हैं सड़क, दफ्तर, शहर, जंगल में नहीं है। ये तो रंगमंच है और इस रंगमंच को जीन्स ने तैयार किया है जिसपे वो अपना खेल खेलता है। असल जीवन जीन और जीन पूल, असल जीवन एक जीन पूल के अंदर हो रहा है। बाकी हम जो देखते हैं रंग बिरंगी प्रकृति, ये सिर्फ जीन पूल का रंगमंच है और कुछ नहीं। इसमें एक दूसरे का सहयोग, और ये जीन पूल इतना सेल्फिश है और उस सेल्फिशनेस में वो एक दूसरे का सहयोग करता है कि उसे जिंदा रहना है तो कहता भाई मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन उस मेरे जिंदा रहने के लिए इसको भी जिंदा होना जरूरी, तो मिलके एक साथ बनाता है। पूरी दुनिया रंगमंच है लेकिन इसको चलाने वाला जीन पूल है। चैप्टर समाप्त। पता नहीं कितना जस्टिफाई कर पाए नहीं कर पाए हम अपने आप को इसमें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर था। कर तो दिया मैंने भाई, मैं दोबारा पढ़ूंगा, मैं कभी तो इस वीडियो को देखूंगा ज़रूर कि यार क्या बोला था, सही बोला या नहीं बोला। और जल्दी मिलेंगे, जल्दी कहें ना, पता नहीं अगला चैप्टर भी इतना कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसमें भी थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मिलते हैं 4th चैप्टर में अब।